ओके, तो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, क्लासिकल्स ने क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी दी है, दैट इज रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ मनी, राइट। क्लासिकल्स का ये क्लासिकल्स और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये थियोरी मिक्स्ड उसमें दी है। इट इज नॉट गिवन बाय एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट, बल्कि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट शामिल हैं, राइट। रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ मनी, दे हैव attempted to explain how the changes in value of money occurs, right, by the changes in quantity of money. Quantity of money theory से यही बताने की कोशिश की है कि वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी के बदलाव से वैल्यू ऑफ मनी भी में क्या चेंजेस आते हैं, राइट। सो according to this theory, the value of money, it varies inversely. It varies inversely with the price level and the quantity of money, right. That means as quantity of money will increase, the value of money will decline, and on the other hand, as the quantity of money increases, price level also increases in the same proportion, right. That is what the theory says, right. चाहे वो किसी भी चाहे फिशर का अप्रोच हो या फिर इसमें पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन के इक्वेशंस हो, ये सारे यही कंक्लूड करते हैं। सो इन्हीं पूरे जो जितने भी अप्रोचेस हैं उन सबको हम लोग मिला जुला के हम लोग क्लासिकल और द क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी गिवन बाय क्लासिकल्स करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं, राइट। Alright, so before we begin with the theory itself, so we get to know what is value of money. Value of money होता क्या है? So it is the amount of goods and services received in exchange for a unit of money, right? That will constitute the value of money. That means एक यूनिट ऑफ मनी से आपके पास कितने वस्तुएं और सेवाएं आप खरीद पा रहे हैं, उसके एक्सचेंज में बदल पा रहे हैं उससे, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। एज द क्रॉथर ने कहा है अपने वर्ड्स में, दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज व्हाट इट विल बाय फॉर यू, राइट। कि आपको ये कितना खरीद के देगा वो आपका वैल्यू ऑफ मनी बताएगा। दैट मीन्स इट इज इनवर्सली और इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द प्राइस लेवल, राइट। सो that is why we have written value of money is 1 upon p, right. 1 upon p shows that दोनों में जो relation है that is inverse और negative, दोनों में एक ऋणात्मक संबंध पाया जा रहा है। so that means obviously जब हम लोग prices बढ़ जाएंगे, हमारी इनकम उतनी है ना, उसी इनकम में हम लोगों को जब वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी है, सपोज हफ्ते बाद प्राइसेस डबल हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग उस अमाउंट ऑफ मनी से कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे। सो व्हाट हैज हैपेंड, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन डिक्लाइंड, राइट। सो बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। और अगर सपोज प्राइसेस घट जाती हैं, इन दैट केस वैल्यू ऑफ मनी राइजेस। सपोज इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन है, राइट। 4 रुपए की बजाय एप्पल जो है 2 रुपए पर पीस मिलने लग जाए, तो ऑब्वियसली अब हम लोग ज्यादा एप्पल खरीद पाएंगे। उतने ही 10 रुपए से सपोज हम लोग पहले 2 ही एप्पल खरीद पा रहे थे सपोज, है ना, या 2.5 खरीद पा रहे थे, अब हम लोग 5 एप्पल खरीद पा रहे हैं। सो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन इंक्रीज्ड विद द डिक्लाइन इन द प्राइसेस, राइट। सो दे बोथ आर नेगेटिवली और इनवर्सली रिलेटेड, राइट। So coming to the quantity theory of money, as I have told you that it is not given by a single person, right. So quantity theory of money basically बोलता क्या है, that the quantity of money is the main determinant of price level according to the theory, right. जो quantity of money से हम लोग कीमत और value of money का निर्धारण, it is talking about the general price level, not the prices of a particular good or service, right. एक किसी विशेष वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, या विशेष सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओवरऑल एक जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट प्राइस लेवल भी बोलते हैं। सो वो उसका रिलेशन विद द क्वांटिटी ऑफ मनी कैसा है, वो है एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन, मतलब कि दोनों में एक धनात्मक और सह अनुपात, मतलब कि समान अनुपात से ये बढ़ेगा। मतलब जितना परसेंटेज और रेशो से क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा, उतने ही रेशो से आपका प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड आपका जितने रेशो से क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ मनी उतना ही डिक्लाइन होगा, राइट।
So they both are inversely related. Value of money and quantity of money are inversely related. So इसी basic proposition के ऊपर पूरा quantity theory of money based है कि quantity of money has a proportionate relationship, direct and proportionate relationship with the price level, and quantity of money has an inverse relationship, inversely and proportionally it is related to the value of money, right? So that is the proportion around which the whole quantity theory of money revolves, right? So the statement, as I have told you, that it states that there is a direct relationship between quantity of money in an economy and the level of prices of goods and services, and vice versa follows, right? So quantity theory of money ये भी बोलता है that there is an inverse relationship between quantity of money and the value of money, right? So quantity of money, अगर if we'll see it, the value of money, it is inversely related, right? It is inversely related. That is why I have written like this. Then quantity of money and prices of goods and services, they are proportionally related. So that means if quantity of money increases, prices of goods and services will also get increased, right? So in the picture you can see that as prices will decline, value of money will increase, right? That is why the पलटा नीचे जा रहा है ना? And if prices increases, right, so value of money will decline, right? All right. So there are mainly four approaches regarding the quantity theory of money. We can divide it into four parts, right? First is the Fisher's transaction approach, right? And उसके बाद कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच. तो ये दोनों थियरीज जो हैं ट्रेडिशनल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी से के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ट्रेडिशनल क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. Then later on Milton Friedman has given he has again modified this theory and given the theory in the name as his theory is well known as the reformulated quantity theory of money, right? पर कीन्स ने पहले कैम्ब्रिज न्यू क्लासिकल्स के साथ ही कीन्स का भी इक्वेशन आता है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच में, बट बाद में कीन्स ने फिर उसको और मॉडिफाई करके एक नया थियोरी जो है पेश किया रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ मनी, राइट? सो अमंग दिस फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है वाइडली पॉपुलर भी है और यूज भी होता है, राइट? एंड ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो कि 1911 में अपनी किताब द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसको अपनी ये क्या नाम है इस थियरी को के बारे में बताया है, राइट? सो बिफोर इट्स ओरिजिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि ओरिजिन ऑफ दिस जो थियरी है बाय क्लासिकल्स हैज बीन नॉट डन बाय द क्लासिकल्स, राइट? द attempts has been made earlier, right? Attempts has been made by earlier economists as well, राइट? उन्होंने बताया एक और डेवलप किया एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस, राइट? और ये थियरी सीधा क्लासिकल से नहीं बल्कि मर्केंटलिस्ट के ईरा से चलते आ रहा है. मर्केंटलिस्ट है ना, देवर ह्यूम, जॉन लॉक, राइट? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं तो जिन्होंने इस थियरी में अपना जो है योगदान दिया है. सो लेटर ऑन फिशर ने इसमें अपनी किताब में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसको बताया, राइट? एक सेकेंड आ रहा है. ऑलराइट, देन कमिंग टू द फिशर्स ट्रांजैक्शन. सबसे पहले हम लोग जो ये अप्रोचेस हैं विल डू द फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच. सो इसमें बहुत सारे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस में बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं. इसमें हम लोग फिशर के द्वारा फिशर की इक्वेशन को हम लोग स्टडी करेंगे. So his approach is well known as the transaction approach. Why? Because क्योंकि he has explained that money only has a one role to play, that is medium of exchange, right? Medium of exchange function को लेते हुए ध्यान में रखते हुए he has given his equation or approach, right? So according to this his approach, the equation of exchange is MV is equal to PP. Now what is this MV? It is the supply of money and this side is the demand for money, right? How it happened now? This M stands for supply of money, ठीक है? ये है आपका supply of money, right? And this V is velocity of that money,
राइट, विल स्टडी लेटर कि वेलोसिटी मैंने कल भी बताया था आपको दैट फ्रॉम द मनी चेंजेस, अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, राइट। सो उस प्रोसेस को हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 100 करोड़ का मनी सप्लाई हुआ, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी था 2, तो ऑब्वियसली 200 करोड़ का टोटल सप्लाई ऑफ मनी हमारा बन जाएगा, राइट। सो दिस एम इज स्टॉक ऑफ मनी, राइट। ये सप्लाई नहीं, ये स्टॉक ऑफ मनी है। इस स्टॉक ऑफ मनी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक फ्लो, और मैंने बताया ना स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो जब वेलोसिटी इसमें शामिल हो जाता है ना, स्टॉक ऑफ मनी के साथ एम वी करके मल्टीप्लाई हो जाता है, देन इट बिकम्स अ फ्लो अप्रोच, मतलब कि इट विच रेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, राइट। सो ये एक टाइम पीरियड को बताता है एम वी। सो दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी। Then PT is P. Here P stands for the price level of goods and services. Again, the prices are absolute prices, the general prices. Then T is total amount of goods and services that has been produced during in a year, right? एक साल के भीतर जो total amount of goods and services produce किया गया, multiplied by its price will give you obviously the demand for money. उतना demand for money किया जाएगा क्योंकि इतने वस्तुओं और सेवाओं को लोग कंज्यूम भी करेंगे, राइट। एंड क्लासिकल सिस्टम में तो बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो जितना भी सप्लाई होगा वो सारा का सारा डिमांड किया जाएगा। सो देयर विल बी नो ओवर प्रोडक्शन, राइट, एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो जितना भी है, जो भी है, सारा कंज्यूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो उस इन गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, सो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द डिमांड फॉर मनी। इतना डिमांड फॉर मनी किया जाएगा क्योंकि ये सारा कंज्यूम होना है, राइट। सो इसको कंज्यूम करने के लिए हम लोगों को मनी की डिमांड करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस स्टैंड्स फॉर द डिमांड फॉर मनी। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मनी एक्सप्लेन्ड। हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ बिजनेसमैन, ऑलराइट। सो नॉट बिजनेसमैन, सॉरी, देयर इज अ कंज्यूमर, ठीक है। he buys the things from a retailer, right, and later on the retailer bought from the wholesaler or the manufacturer, right. So this is how the circle of velocity has been shown, right. ये एक प्रोसेस है वेलोसिटी को दिखाने का कि पैसा जो है रिटेलर के पास गया वस्तुएं खरीदने के लिए, और रिटेलर से वो पैसा मैन्युफैक्चरर के पास गया, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। तो वेलोसिटी कितना हो गया? 3 टाइम्स, राइट। सो दैट मीन्स 100 करोड़ अगर मनी स्टॉक छापा गया सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो 3 वेलोसिटी होने पे आपका टोटल मनी सप्लाई बन जाता है 300 करोड़ का, राइट, इन दैट प्रोसेस। सो ये अनदर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी दर्शाने का तरीका है दैट देयर इज ए कंज्यूमर, राइट, A, there is a person A, who buys from B. So he pays the rupees and this man gives him the goods in return, right? Goods and services in return. Then now B purchases the goods from D, right? So इसको बदले में वस्तुएं मिल गई और इसको बदले में पैसा मिल गया. Now this money circulates to C now, क्योंकि D ने अब C से वस्तु खरीदी, right? So C ने D को वस्तु दी और पैसे यहाँ चले गए, right? And now C buys from A again. So the velocity here is, it is circulating, the currency is circulating from here, then here to here, right? So this is how the circle takes place. इस तरह से मनी एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ इस तरह से चलता है, right? So उससे क्या होता है, वेलोसिटी जितना अधिक होगा ऑब्वियसली उसी स्टॉक ऑफ मनी से आपका टोटल सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। मतलब कि उससे काम कितना हो रहा है, उसी स्टॉक ऑफ मनी से काम कितना लिया जा रहा है, नहीं, इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी एज ए होल बढ़ जाएगा जितना वेलोसिटी अधिक रहेगा, चाहे स्टॉक ऑफ मनी में चेंजेस ना भी आए तब भी, नहीं। ऑलराइट, सो लेटर ऑन जो फिशर ने अपनी इक्वेशन को फिर मॉडिफाई किया और उसमें शामिल किया बैंक डिपॉजिट्स भी, राइट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स बोल लीजिए, क्योंकि ही हैज टोल्ड अस दैट दिस हिज इक्वेशन ऑफ इज ऑफ एक्सचेंज का इक्वेशन है ना। सो दैट मीन्स जो मैंने पहले बताया, ही हैज अज्यूम्ड कि पैसे का सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ही है। सो दैट मीन्स अगर वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए किया जाएगा तो वो डिपॉजिट में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही लेंगे ना, हम टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट तो नहीं लेंगे क्योंकि वो पैसे तो लिक्विड नहीं है उतने, राइट। सो हम लिक्विड जो
फॉर्म में जो डिपॉजिट्स हैं उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट की बात की थी, राइट. सो दिस एम वी इज सेम. व्हाट इज दिस एम डैश नाउ? दिस एम डैश इज द bank deposits and V dash is the circulation, that is the velocity of this bank deposits, right. This is the velocity of V dash, stands for velocity of this bank deposits or bank money is equal to PT, right. So he has assumed that V, that is velocity, M dash, V dash, right, और and not M dash as well, सिर्फ V, V dash और P and T constant रहेंगे. So the relation between this and this will be direct and proportional. We can see here, right, from the equation. ये constant है, ये भी constant है और ये भी constant है. तो इसमें जितना बढ़ाव करेंगे obviously it will lead to increase in this amount, right. That we can see from the examples as well. See, suppose अच्छा, ये जो ना यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, इफ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लाई और हमने प्राइस देखना है, सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन ये चला जाएगा इधर, ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, राइट, है ना. सो यही इक्वेशन यहाँ लिखा है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, अगर हमें प्राइस लेवल जानना है. सो गिवन इज द वैल्यूज ऑफ एम 1000, V 3, M dash 500, V dash 2, right, that is जो बैंक मनी है उसका सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है 2 and total trade transaction is of value is 4000, right. So we can observe from the equation कि जो अब देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी अभी डबल नहीं हुआ, उससे पहले हम लोग प्राइस लेवल निकालते हैं जब हमारी वैल्यूज ये थी, राइट. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी 3 प्लस बैंक मनी 500, उसकी वेलोसिटी 2, टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन 4000, राइट. सो इफ वी सॉल्व दिस, द प्राइस दैट विल कम इज ₹1 पर गुड, मतलब एक वस्तु की इकाई के जो कीमत है दैट इज 1 रुपी, राइट. सो इफ विल सॉल्व दिस 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 सॉरी प्लस ये 1000 हो गया तो 3000 प्लस 1000 4000 हो गया, डिवाइडेड by 4000 it will give you 1, right. So our value of money क्या है, inverse of the price level, that is 1 upon P, so it will give you again 1, the value will be 1. Now suppose the quantity of money doubles, right, quantity of money doubles, that means आपका ये 1000 भी बढ़ जाएगा, ये 500 बढ़ जाएगा. we'll go to the assumptions later, वो assumptions में मैं बताऊंगी, ये सारा फिर से बताऊंगी. So ये 1000 डबल होके 2000 हो गया और 500 डबल होके 1000 हो गया, right. Now velocity will remain constant as he has assumed, velocity will remain constant, right. This velocity of bank money also will remain constant and the T, that is total trade transaction, will also remain constant. In that case what will happen to the price, है ना, ये हो जाएगा आपका 6 plus 2 will be 8, 8 divided by 4000 will be 2 per good, right. It will come as ₹2 per good. So the what happened to the prices, it has doubled. जैसे ही quantity of money double हुआ, आपका price level भी 1 से 2 हो गया, double हो गया, right. So एक statement तो clear हो गया, that is as quantity of money increases, the price level also increases by the same proportion, right, increases by the same proportion, हो गया, same person, मतलब ये double हुआ, ये भी double हुआ, right. Then what happened to the value of money, it is obviously 2 है तो 1 upon P will be 1 upon 2, right. So what happened to the value of money, जो ये 1 था पहले वो आधा हो गया. So another statement is, as quantity of money increases, the value of money decreases by the same proportion or same percentage. It happened, right. जितने अमाउंट से क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा उतने ही अमाउंट से वैल्यू ऑफ मनी घट गया, है ना, हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, राइट. सो दिस इज हाउ ही हैज प्रूव्ड कि his statement, right, that the quantity of money and price level has a direct and proportionate relation, and quantity of money and value of money has an inverse and proportionate relation, right.
through this example we have seen. So if we'll illustrate this diagrammatically, so यहाँ पे हम लोग y axis में इस पैनल में ऑफ डायग्राम में हमने प्राइस लेवल लिया है और क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया है। यहाँ पे भी हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया है पैनल डी के। हम लोग अगर ओ एक्सिस में जाएं तो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ मनी लिखा है, बट ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ मनी। सो हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी का वैल्यू ऑफ मनी के साथ रिलेशन, क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस लेवल के साथ रिलेशन। सो दिस कर्व शोज यू दैट ये एक 45 डिग्री का लाइन है, राइट। सो यहाँ से M1 से M2 जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है आपका प्राइस लेवल उसी परसेंटेज से बढ़ता है। एज M2 टू M3 आपका क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है, प्राइस लेवल भी उसी गति से उसी परसेंटेज से बढ़ता है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन between these two, right? So that is why we have shown a curve which is 45 degree, making a 45 degree का angle साथ ही साथ positively sloping, right? Then coming to the value of money and relation between quantity of money, it is inversely related. So that is why this is making a rectangular hyperbola बोलते हैं इस तरह की curve को। rectangular hyperbola is a curve जहाँ पे elasticity ना, elasticity क्या होती है, हर point पे ये इज इक्वल टू 1 होती है, चाहे इधर करो इधर करो। दैट मीन्स इलास्टिसिटी 1 मतलब चेंज ड्यू टू दिस एंड चेंज ड्यू टू दिस चेंज इज इक्वल टू 1, मतलब कि सेम परसेंटेज से वो चेंज होगा, चाहे वो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, राइट। द परसेंटेज चेंज विल रिमेन सेम, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी बोलते हैं ना हमने। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा विद द रिलेशन टू द प्राइस। So जब elasticity is equal to 1, that means price और आपके डिमांड में सेम परसेंटेज से चेंज होता है ना। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। सो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर इट इज इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर। सो वही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी विल रिमेन 1। दैट मींस as the quantity of money increases from M1 to M2, उतने ही प्रोपोर्शन से आपका velocity of money, value of money घट जाएगा, right? As the quantity of money increases further, the quantity of, थोड़ा सा यहाँ पे proportion गलत लग रहा होगा आपको, ये रेंज ज्यादा लग रहा है compared to this, but it will be 1, right? That means यहाँ पे जितना बदलाव होगा उतना ही बदलाव यहाँ पे होगा सेम परसेंटेज से वैल्यू ऑफ मनी में, मतलब ये घटेगा, राइट। यहाँ ये इतना क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा, ये V2 to V3 ये घट गया वैल्यू ऑफ मनी, राइट। So there is an inverse relation between value of money and quantity of money. Alright, so what were the assumptions? I have already told you कि velocity of money constant assume किया है, volume of trade transaction constant assume किया है, right? Price according to the whole classical and this Fisher approach as well, ये एक passive factor यहाँ पे माना गया है। That means प्राइस में चेंज होने से इकोनॉमी में कोई चेंजेस नहीं आता, या प्राइस किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को, ना क्वांटिटी ऑफ मनी को, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पैसिव फैक्टर। प्राइस इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी हियर, है ना। अच्छा, मनी एक्स ओनली एज अ one function it has, that is medium of exchange, right? Then the relation between m and m dash is direct, that means क्वांटिटी ऑफ मनी जितना बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट भी उतने ही रेशो से बढ़ेगा। अगर जैसे कि क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हुआ, बैंक डिपॉजिट भी डबल हो गया, है ना। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीस टू, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी प्रोपोर्शनेट है, राइट। देन द थ्योरी इज वैलिड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज ही हैज अज्यूम्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, है ना। और जो भी क्लासिकल्स के assumptions हैं वो सारे लिए ही हैं यहाँ पे। So the theory is for a long period. So यहाँ पे long period theory है। So in actual जो है ना तो ये v constant रहता है, ना t constant रहता है, ना ही ये m dash और v dash में जो है कोई same m और m dash में same proportion में change आता है, right? So वो हम अभी criticism जब हम करेंगे, so then we'll see ये क्या बोल रहा है, right? Alright. So coming to the conclusion, जो general price level in a country है, it is determined by the supply of and the demand for money, है ना, यही बोला है, right? The approach showed a functional relationship between the quantity of money and the general price level, right?
सो इट इज डिटर्मिन्ड बाय द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। वो हमारा MV इज इक्वल टू PT के आपके इक्वेशन में दिख गया था, राइट। MV stands for supply of money, PT stands for demand for money. Now given the demand for money, changes in money supply lead to proportional change in the price level. मतलब डिमांड फॉर मनी को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करके अगर सप्लाई ऑफ मनी में चेंज करेंगे तो प्राइस लेवल विल इंक्रीज और चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, बाय द सेम प्रोपोर्शन, राइट। गिवन द डिमांड फॉर मनी, P और T दिया हुआ है, सो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने पे देयर विल बी प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस लेवल, राइट। Since money is only a medium of exchange, the increase in money supply will only lead to increase in absolute price. क्योंकि हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को तो ले ही नहीं रहे, हम लोग जितना मिल रहा है सारा का सारा कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जितना हम लोग मनी सप्लाई हमारे हाथ में ज्यादा है ना, हम लोग उसको वस्तु और सेवाएं खरीदने में लगाएंगे तो एब्सोल्यूट प्राइस लेवल विल गेट इंक्रीज, क्योंकि हम यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पहले ही अज्यूम्ड है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो बढ़ोतरी होगी नहीं, जो बढ़ेगा वो सिर्फ प्राइसेस में चेंजेस लेके आएगा, राइट। प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट एन एब्सोल्यूट प्राइस लेवल, मतलब कि जिसमें एक बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, हर एक गुड्स जो शामिल हो जाते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात की गई है, बट रिलेटिव प्राइस लेवल की बात नहीं की गई है यहाँ पे, राइट। जिस प्राइस की बात की गई है दैट इज एन एब्सोल्यूट प्राइस लेवल, राइट। रिलेटिव प्राइस लेवल की बात नहीं की गई है। Someone is unmuted. Then under the equilibrium condition of full employment, the role of monetary policy is limited. According to this approach, we can get to know कि monetary policy का रोल यहाँ पे बिल्कुल limited इसलिए है क्योंकि quantity of money is only leading to change in quantity of money is only leading to changes in prices, है ना। सो ना तो एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस है ना तो आउटपुट में चेंजेस बताया है, राइट। सो इसीलिए सो अंडर एन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का रोल यहाँ पे नेगेटिव तमन्ना। All right. So, coming to the criticism on various bases, the theory has been, or the Fisher's approach has been criticized, right? मैंने बताया कि कितना practically कितना impossible है ये चीजें। Fisher has assumed that the variables कौन से M, V, M dash, V dash, P and T, they are independent independent variables, मतलब one does not influences the other, है ना। M में चेंज आने से V में चेंज नहीं आता और V में चेंज आने से M में चेंज नहीं आता, राइट। सिमिलरली M में चेंज आने से टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लाइक दैट। बट एक्चुअल में these variables are interdependent. M will money supply will money stock will influence the velocity of money. अगर money supply ज़्यादा छापा जा रहा है पैसा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी कम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो वन एंड सिमिलरली प्राइस इन्फ्लुएंसेस टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन, प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स और ज्यादा निवेश करेंगे और इन्वेस्टर्स ज्यादा निवेश करेंगे तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो T बढ़ जाएगा, टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, राइट। सो वन इन्फ्लुएंसेस द अदर इन वन वे और द अदर एंड टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन की में चेंजेस आने से वेलोसिटी में चेंज आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई बढ़ जाएगा, T बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी बढ़ेगा, लोगों को एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, so it will lead to increase in the velocity, it influences velocity, right? Then total trade transaction can also influence M, so they are not independent variables, they are interdependent variables, but he has assumed it as independent variables, one is not influencing the other variable, right? दूसरा, based on unrealistic assumption of long run, है ना, the theory is based on long run, but Keynes has already mentioned, we have seen various times कि what Keynes has said is कि
in the long run we all are dead, so we must focus on the short period problems, which are the actual problems. We should focus on that, right, in reality or in practicality. And they have he has also assumed a situation of full employment, but in actual the जो situation है, a normal situation is in modern economies is not of full employment, but it is of less than full employment situation that prevails in various economies, right? So again, this is also an unrealistic assumption. फिर तीसरा है, the theory is static, right? Why this is static? Because he has considered that the various variables like v dash m है ना and t, ठीक है, they will remain constant according to this theory, but they do not remain constant, and changes in them will bring a lot of changes in the economic activities, right? Economy as itself, right? So the theory is static. Then the next is, it fails to explain the trade cycles. Now prices में change होने से, right, it brings changes in cycles as well. मैंने business cycle पढ़ाया, right? So when price rise is happening, that means there is a period of boom or inflation, right? When the cycle goes downwards, then that phase is known as the depression, right? Or deflation, right? So इसको explain ही नहीं किया है how price changes and prices will bring these trade cycle, and how these trade cycle will lead to changes in prices as well, है ना? boom में prices बहुत ज़्यादा होंगी, obviously inflation will be there, consistent rise in prices will be there. So आप जितना मर्जी quantity of money को कम कर लो, तब भी prices उतनी ही रहेगी boom के phase में, right? So it fails to explain the trade cycles. Then it fails to integrate the theory of value and theory of money. उसको बिल्कुल separate compartment में बांट दिया कि theory of money is determined in the money market, value is determined in the theory of value is determined in the commodity market or real market or product market, right? But in actual Keynes has mentioned कि दोनों ही theories आपस में interdependent हैं, and the changes in absolute prices has an impact on the relative prices, right? मतलब कि absolute prices में changes आने से relative prices में change आता है, और relative prices में change आने से theory ये जो absolute prices में भी change आता है. So they are not separate paths, but they are interlinked in some way or the other, right? Then money as a store of value को का फंक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बोला सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही होता है. Then the theory is lopsided. Lopsided इसलिए because he has undertaken only the supply side, supply of money side. Demand for money side has demand for money has been ignored here, right? एक सिर्फ ये बोला कि demand given the demand for money, supply of money में change आने से prices में इस तरह से changes आएंगे, right? Then next is price level is not a passive factor. He has assumed that, right? We have seen in the assumption itself कि price will act as a passive factor, but in actual price plays a dominant role, and it is an active agent which brings changes in the economies, in the employment, in the output, in the investment, in the saving, etc. things. All the variables, right, will get changed due to changes in prices, right? Level of income, etc. क्योंकि मैंने बताया कि प्राइसेस चेंज होंगे तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे और निवेश होगा, निवेश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, है ना, और ज्यादा कंजम्पशन होगा, और इनकम लेवल बढ़ेगा, लाइक दैट, राइट? सो इट इज नॉट अ पैसिव फैक्टर. फिर देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एम एंड पी. जो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में जो रिलेशन है, दैट इज नॉट डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू कीन्स, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. अगर m में चेंज होता है, m दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने से निवेश होगा, निवेश बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं को प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सप्लाई ऑफ वस्तुओं और सेवाओं होने से प्राइसेस जो पहले ज्यादा थे वो घट जाएंगी. सो दिस इज हाउ देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन. या फिर एक और दूसरे हाथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑन द अदर हैंड कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, निवेश बढ़ेगा, राइट,
वस्तुओं और सेवाओं की एब्सोल्यूट प्राइस में हम लोग कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी. सो इन दैट वे हाउ एम एन पी आर related, but indirectly they are related through rate of interest, right? Then velocity of money को बताया कि supply of money में हम लोग velocity of money को ले रहे हैं, जो कि technically velocity को measure करना is itself very difficult, right? So जो कि possible नहीं है. Then non-monetary factors जो influence करते हैं on the price level, there are various political and psychological things which are subjective matters. They also influence the level of prices. So these are called non-monetary factors. इसको इग्नोर कर दिया है. Then general price level को यहाँ पे partially explain किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात की गई है, राइट? टोटल ट्रेड ट्रांजैक्शन में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को ही ज्यादा दिया है, राइट? और प्रोड्यूसर गुड्स, जबकि जनरल प्राइस लेवल में देयर कम्स दी प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज कैपिटल गुड्स एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स. सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की बात की गई है, राइट? जतिन, तुम सुधर जाओ. एक तो क्लास में लेट आते हो, देन यू स्टार्ट डूइंग दिस. शाबाश, बहुत अच्छा. तू यही करना. पढ़ाई करने तो आते नहीं हो, बकवास करने आते हो वैसे भी हम. Alright, so the relationship between the general price level has been partially explained by the Fisher, because he has taken only the consumer goods and ignored the capital goods here, which will be included in deciding the general price level, right, or absolute price level. So I think that's it. Alright. So with that we have finished with the criticism as well. So we can say कि बेशक फिशर को कई सारे बेसिस पे क्रिटिसिज्म मिला है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अजम्पशंस. सो बट जो ये फिशर के अप्रोच के बेसिस पे को अभी तक भी, मतलब ये जो रिलेशन है, the importance of monetary policy that has come from this theory only, right? मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को पता है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी को सेंट्रल बैंक घटाने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट घटाने की कोशिश करेगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम हो और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाए, राइट? सो वो मॉनेटरी पॉलिसी का को जो इम्पोर्टेंट में जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी का इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं है, राइट? सो और बेसिस ऑफ अनदर थियरीज, इसके बाद जो और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और हैं, और साथ में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, केन्स का थियरी. सो दे आर यही इसी को बेस लेते हुए, इसी के ऊपर यहाँ पे रिफॉर्मेशन इसमें किया गया है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है. सो थियरी का अपना एक प्लेस है. सो दैट इज ऑल.